सोचो 11 साल पहले जब बेल ने गोल मारकर रियल मैड्रिड को ला डेसिमा जिताया था, अगर किसी ने आपको आकर बोला होता कि यही प्लेयर 33 की एज में रियल मैड्रिड छोड़ने के आधे सीजन बाद ही एंड परहैप्स एज देयर मोस्ट हेटेड प्लेयर ऑफ ऑल टाइम रिटायर कर जाएगा, तो शायद आप भी हंस पड़ते। बेल का करियर कभी आसान नहीं था और आज उसी करियर को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। पर सच बोलूं तो अगर कितना भी ड्रामेटिक सोचते, कोई भी इस लेवल के ड्रामा और पेटिनेस को नहीं गेस कर पाता, नहीं प्रेडिक्ट कर पाता जो पिछले कुछ सालों में बेल और रियल मैड्रिड के अराउंड हुआ। मतलब उस टाइम पर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से ज्यादा एक हाई स्कूल लग रहा था देखने में। और जब आप ये देखते हो कि रियल मैड्रिड ने कितना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया बेल को, तो आप ये सोच ही नहीं सकते या आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इस प्लेयर ने 3 चैंपियंस लीग में अपना बेस्ट परफॉर्म करके रियल मैड्रिड को पूरी तरीके से हेल्प किया था जीतने में। बिल्कुल ही अनबिलीवेबल। और इस सब के बाद भी फैंस का ये सवाल था कि बेल का करियर सक्सेसफुल था या फेल। तो चलिए वक्त को रिवाइंड मारते हैं एंड पूरी कहानी देखते हैं। हर ड्रामा, हर एलिगेशन, हर ट्विस्ट एंड टर्न, सब कुछ देखते हैं एंड ट्राई करते हैं ये फिगर आउट करने का कि फॉल्ट किसका था। अब सबसे पहले तो बेल की अपब्रिंगिंग में कोई भी कुछ भी नेगेटिव नहीं था। सिर्फ एक चीज थी कि बेल वेल्स में पैदा हुए थे, जिससे कुछ फैंस को जेलसी तो जरूर हुई थी, क्योंकि 21st सेंचुरी का आर्ग्यूएबली द बेस्ट ब्रिटिश प्लेयर आ रहा था वेल्स से। और इंग्लैंड के बारे में बेल कभी बहुत ज्यादा स्वीट भी नहीं थे, क्योंकि एक टाइम पर रिपोर्ट्स आई थी कि जब बेल के एजेंट ने बोला कि तुम इंग्लैंड के लिए खेल लो, सजेस्ट किया, तो बेल ने कुछ कंट्रोवर्शियल ही कर दिया। उन्होंने आकर ये बोला कि मैं अपने एजेंट को ही निकाल दूंगा। और फिर इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स बेल की तरफ से आते रहे जो इंग्लिश लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। लेकिन बाकी सब नॉर्मल था, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल से ज्यादा गिफ्टेड। बेल एक स्पोर्ट्स प्रोडिजी थे, क्योंकि वो बचपन में 14 साल की उम्र में 100 मीटर्स करते थे 11.44 सेकंड्स में, जो कि ऑलमोस्ट एक नेशनल रिकॉर्ड था। और फिर एक 6-a-side टूर्नामेंट को देखकर साउथहैम्पटन ने उन्हें साइन कर लिया, लेकिन उन्होंने उनको 7 साल तक छुपा कर रखा ताकि बेल उनके लिए एटलीस्ट कम से कम एक सीजन खेल लें, जिससे पहले कि एक बहुत बड़ा क्लब आकर उन्हें साइन कर ले। 16 की एज तक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि स्कूल के टूर्नामेंट्स में बेल को स्ट्राइकर पोजीशन से बैन कर दिया गया, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए वो अनफेयर हो जाता था। और फिर जब बड़े बड़े क्लब शार्क्स की तरह ऊपर घूम रहे थे, साउथहैम्पटन ने उन्हें डेब्यू दे दिया। और अगले 43 मैचेस में बेल का फॉर्म इतनी तेजी से ऊपर गया कि उन्हें बेस्ट यंग प्लेयर का खिताब दे दिया गया। और साथ ही साथ इस परफॉर्मेंस के साथ साउथहैम्पटन को उन्होंने प्लेऑफ्स तक खींच लिया। और पूरे इंग्लैंड में बेल को एक फास्टेस्ट, मोस्ट लीथल लेफ्ट बैक के नाम से जाना गया। और फिर क्या था, एक ब्लिंक, दूसरा ब्लिंक और बेल टॉटनहम के लिए साइन कर चुके थे। और यहीं से शुरू होता है इस पूरे ड्रामा का पहला चैप्टर। सिर्फ 3 महीने बाद एक सुपर स्टार्ट के बाद बेल इंजर हो गए, और सिर्फ कोई ऐसी वैसी इंजरी नहीं, वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए। तब सबको लग रहा था कि ये सिर्फ बैड लक था, एक बैड इंजरी थी, पर रियलिटी में ये उस कंटिन्यूअस इंजरी सागा का बिगिनिंग था, जिसने पूरे करियर में उन्हें 1092 डेज के लिए फील्ड से बाहर रखा, which means close to 3 years। अब इस इंजरी के बाद इंग्लिश मीडिया ने बहुत सारी हेडलाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया। कर्स्ड प्लेयर, टॉटनहम फ्लॉप, और रिपोर्ट्स आने लगी कि स्पर्स उन्हें बर्मिंघम को बेचने वाले हैं सिर्फ 3 मिलियन में। और इमेजिन करिए कि बेल जैसा प्लेयर सिर्फ 3 मिलियन में बर्मिंघम जा सकता था। अब दूसरे सीजन में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, और तीसरे सीजन में फिर से उनको इंजरी हो गई थी। अब इस दौरान आसू एकोतो ने लेफ्ट बैक की पोजीशन पकड़ ली थी, और अगर आयरनी बीच में नहीं आती, यानी आसू एकोतो इंजर नहीं होते, तो स्पर्स वाकई उनको क्रैश सेल कर देते। पर अपॉर्चुनिटी मिली और बेल ने लपेट लिया। 2 महीने में ही प्लेयर ऑफ द मंथ, और सीजन के एंड तक 1962 के बाद पहली बार स्पर्स को वो चैंपियंस लीग तक ले गए। और फिर चैंपियंस लीग में उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। इंटर के अगेंस्ट एक हैट्रिक और 2 असिस्ट। और जैसे ही ये हुआ, इंटरनेट पर उनका नाम सुनामी की तरह फैल गया। इसके बाद भी इंजरीज नहीं छोड़ती थी, और मीडिया ने नए नैरेटिव्स चालू किए। डाइवर, चीटर, ये सारे नाम उनको बुलाना स्टार्ट किया। पर बेल ने फिर भी PFA प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। उनकी पोजीशन चेंज हुई, लेफ्ट बैक से एक विंगर, और फिर उनका मॉन्स्टर मोड बाहर निकला। सीजन भर उन्होंने गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, हर 105 मिनट में। लेकिन स्पर्स का फॉर्च्यून ऐसा था कि वो बदल ही नहीं रहा था। टॉप 4 मुश्किल हो गया, FA कप से बाहर हो गए,
यूरोपा से बाहर हो गए, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। और तभी स्टार्ट हुआ द ट्रांसफर ड्रामा। रियल मैड्रिड फुली इंटरेस्टेड थे। मीडिया ने बोला कि अनग्रेटफुल, टॉटनहम ने करियर दिया, लेकिन फिर भी अगर वो टॉटनहम नहीं आते तो साउथहैम्पटन से सीधा मार्स चले जाते। फिर हुई फीस की बात, जहां 65 मिलियन रियल मैड्रिड दे रही थी फॉर बेल, लेकिन मीडिया ने बोला बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लेकिन फिर आया ट्रांसफर 100.8 मिलियन का, जो कि पहली बार किसी प्लेयर ने 100 मिलियन मार्क को तोड़ा था। अब रियल मैड्रिड ने पब्लिकली एक छोटा फिगर कोट किया एज द ट्रांसफर फीस, ताकि उससे स्पॉटलाइट ना पड़े। लेकिन ये और भी ज्यादा क्रेजी हो गया, क्योंकि मीडिया ने उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया। और ये ट्रांसफर फी वाला ड्रामा जो था और ये ट्रांसफर वाला ड्रामा था, वो इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया कि रोनाल्डो तक को आकर बेल के ट्रांसफर फी को डिफेंड करना पड़ा। और तभी आया एक और स्कैंडल कि उनके गर्लफ्रेंड के जो पापा थे वो एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे, जो कि था एक टेली मार्केटिंग स्कैम, जहां पर वो लो वैल्यू स्टॉक्स को हाई इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर बेच रहे थे, जहां 40 चार्जेस उन्हें फ्रॉड वायर ट्रांसफर के लगे थे और मनी लॉन्ड्रिंग के, जो कि पोटेंशियली होता है 30 साल इन जेल। और इसी पर मीडिया ने मसाला पकड़ लिया। यूके और यूएस में ये सबसे वायरल स्कैंडल बन गया। लोगों ने उनकी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स के घर पर अटैक किया, गाड़ी जला दी और दूसरे रिलेटिव्स को भी टारगेट किया, जिसकी वजह से बेल को अपने घर के अराउंड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेनी पड़ी। पिच पे भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, क्योंकि मस्कुलर इश्यूज आ गए थे उन्हें। आधे सीजन में उन्होंने सिर्फ 7 गेम्स में ही फुल 90 मिनट्स खेले थे, लेकिन उसके बावजूद उनके नंबर्स बहुत सही थे। फिर जनवरी से मार्च में फॉर्म डिप हुआ और हेडलाइंस ब्लास्ट करने लगे। जैसे कि एक बहुत ही फेमस हेडलाइन थी कि बेल डजंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल बट ही नोज हाउ टू रन। लेकिन रियलिटी कुछ और थी, क्योंकि 21 मैचेस में उन्होंने 5 गोल्स मारे थे और 9 असिस्ट दिए थे, जो कि था एक कंट्रीब्यूशन हर 111 मिनट में। तो मीडिया और रियलिटी में कितना बड़ा डिफरेंस था, अब उस पर हम क्या ही बोल सकते हैं। सीजन के एंड में उनके 41 गोल कंट्रीब्यूशंस थे और कोपा देल रे के फाइनल में उन्होंने एक ऐसा गोल मारा था जो आज तक बच्चे बच्चे तक को याद है। वो आइकॉनिक सोलो रन जो बाट्रा के बगल से वो भाग कर गए थे और उन्होंने गोल मारा था। और चैंपियंस लीग फाइनल में क्रिटिसिज्म के बावजूद उन्होंने वो लीड लेने वाला गोल मारा था, जिससे रियल मैड्रिड ला डेसिमा जीती थी। भाई साहब, बिल्कुल स्टोरी बुक स्टफ बन गया था ये। फिर नेक्स्ट सीजन एकदम उल्टा हो गया, इंजरीज कम हो गई तो परफॉर्मेंस भी गिर गई। इनफैक्ट एक एल क्लासिको के बाद फैंस ने उनकी गाड़ी रोक ली, जिसपे वो पंच करने लगे और पता नहीं क्या क्या करने लगे। यूवेंटस के अगेंस्ट चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में एक बहुत बड़ा मिस, 0 नॉकआउट आउटपुट्स और स्टेडियम बॉयकॉट। जो इंसान, जो प्लेयर 1 साल पहले हीरो था, वो अब विलन बन चुका था। लेकिन इन सब के बाद भी बेल का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं गिरा और उन्होंने बोला कि अप्स एंड डाउन्स तो हुए, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस नहीं गिरी। सीजन एंड में एंचेलोटी गए और बेनिटेज आए, जिसकी वजह से बेल तो इंप्रेस हुए, लेकिन प्लेयर्स इंप्रेस नहीं हुए, इवन फैंस भी इंप्रेस नहीं हुए। अब बेनिटेज ने जनवरी तक सिर्फ 3 मैच हारे थे, लेकिन जनवरी में उन्हें सैक कर दिया गया। लेकिन फिर आए ज़िनेदीन ज़िदान, जिसकी वजह से बेल फ्यूरियस हो गए, क्योंकि उनको लगा कि प्लेयर्स ने मिलकर राफा बेनिटेज को हटाया है। और इसी वजह से बेल मेंटली अफेक्ट हो गए, जिसका क्लियर इंडिकेशन उनके परफॉर्मेंस से दिख रहा था। जनवरी से पहले 23 गोल कंट्रीब्यूशंस और जनवरी के बाद सिर्फ 8। जिदान भी उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि इंजरी के जस्ट एक दिन बाद ही बेल चले गए गोल्फ खेलने। इनफैक्ट मैन सिटी वाला जो नॉकआउट गेम था वो 9 दिन बाद ही था। फिर चैंपियंस लीग नॉकआउट्स में बेल ने ज्यादा कुछ किया नहीं, हाँ, लेकिन फाइनल में एक बहुत ही बढ़िया गोल और एक बहुत ही बढ़िया असिस्ट, ला उनडेसिमा सिक्योर हो गया था। फिर आई वेल्स के साथ हिस्ट्री, क्योंकि वेल्स का ये फर्स्ट एवर यूरोस था और बेल उन्हें सीधा सेमीफाइनल तक ले गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूरोस में हर ग्रुप स्टेज के मैच में बेल ने गोल मारा था और इनफैक्ट इंग्लैंड से ऊपर फिनिश करवाया था। लेकिन नेक्स्ट सीजन उनके करियर का सबसे बेकार था। नवंबर के बाद इंजरीज की सुनामी आ गई। 29 मैचेस उन्होंने मिस किए और जिदान के ऊपर से ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि बेल रेपिटेडली कहने लग गए आई एम फाइन। वो खुद को असेंसियो से थ्रेटन फील करने लग गए और इंजरीज और भी सीरियस हो गई। फाइनल के लिए उन्होंने एक रिस्क क्रिएट किया और जिदान को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, एंड इसी वजह से रिलेशनशिप उन दोनों की पॉइजन हो गई। नेक्स्ट सीजन बेल रोटेशन प्लेयर बन गए, मोस्टली अ बेंच वार्मर, जहां पर मोर सेंट्रल रोल उन्हें दिया गया और ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी उनकी। फिर पीएसजी के एक मैच में उनका यॉर्निंग वायरल हो गया, फैंस फेड अप हो गए और बेल भी
थक चुके थे। फिर आया पीक बेल ट्रोलिंग, बार्सिलोना के खिलाफ इक्वलाइजर, लास्ट 2 लीग मैचेस में 3 गोल्स, फिर चैंपियंस लीग फाइनल में सिर्फ 30 मिनट के कैमियो में 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट यूसीएल गोल्स एवर स्कोर्ड, जो कि एक बैलन डॉर लेवल का फ्लेक्स होता है। इसके बाद क्रिस्टियानो चले गए, जिदान चले गए और लगने लगा कि बेल अब मेन मैन बनने वाले हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें 5 इंजरीज हुई और 3 मैनेजर्स बदल गए। लूकस वास्केस तक को ज्यादा मिनट्स मिल रहे थे बेल से, और मीडिया के साथ उनका रिलेशन कभी सही रहा ही नहीं, क्योंकि मीडिया हमेशा यही बोलती थी कि कोई अगर ट्रांसफर ऑफर आए तो थैंक यू बोलो, क्योंकि ग्रासियास तो तुम्हें बोलना ही नहीं आता। बेल ने भी अब मैक्स ट्रोलिंग लेवल शुरू कर दिया था। एथलेटिको के खिलाफ 7-3 के लॉस में बेंच पर से सेकेंड हाफ में हंसना, टीममेट्स को वेडिंग पर इनवाइट ना करना और इंटरव्यू में जाकर बोलना कि जब तक मुझे सैलरी मिल रही है मुझे बेंच से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिदान ने पब्लिकली बोला कि इट वुड बी बेस्ट इफ बेल लीव्स। फिर बेल ने चाइना का 1 मिलियन पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया और फिर वेल्स के लिए एक फ्लैग डिस्प्ले किया जिस पर लिखा था वेल्स गोल्फ मैड्रिड इन दैट ऑर्डर, एंड बूम, इसी तरीके से चैप्टर क्लोज। फैंस पागल हो गए। फिर रियल मैड्रिड और बेल ने एक एग्जिट प्लान बनाया, जो कि था अ लोन टू स्पर्स। अब यहां पर स्टार्ट टफ था, क्योंकि उनको इंजरीज हो रही थी और वो बेंच पर बैठ रहे थे। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या फॉर्म आ गया कि 18 गेम्स में उन्होंने 12 गोल्स मार दिए और 3 असिस्ट दिए, जो कि हो जाता है एक कंट्रीब्यूशन एवरी 57 मिनट्स। मैंने भी उस टाइम बेल को अपनी पीएल फैंटेसी टीम में रखा था। फिर मार्केट वैल्यू उनकी 10 मिलियन हो गई। रियल मैड्रिड ने गिव अप कर दिया और फिर बेल MLS चले गए LAFC ऑन अ फ्री ट्रांसफर। सैलरी ड्रॉप हो गई 95% टू जस्ट 30K अ वीक, और एग्जैक्टली 1 साल पहले ही बेल ने 1 मिलियन पर वीक का ऑफर रिजेक्ट किया था, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था। पर कहीं ना कहीं बेल बिल्कुल खुश थे। MLS फाइनल के एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने गोल मारा और टाइटल जिता दिया। वेल्स को 64 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन दिलाई, एंड एट दिस पॉइंट दुनिया में हर इंसान वेल्स को बेल्स ही बुला रहा था, क्योंकि यूएसए के अगेंस्ट बेल ने गोल मारा, एक लास्ट स्माइल दी और रिटायर कर गए। और अभी भी एक फाइनल सवाल रह गया, बेल का करियर सक्सेसफुल था या फेलियर? मैजिक यही है कि इस सवाल का जवाब कभी क्लियर ही नहीं होगा।